बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इमरान याकूब खान साहब और ज़फ़र हिलाली साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूं। नाज़रीन, कल मरियम नवाज़ साहिबा ने BBC को एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने इस बात का इंदिया दिया है कि वो फ़ौज से मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, फ़ौज उनका इदारा है, लेकिन शर्त ये आयद की है कि जनाब पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को घर भेजना होगा, जाना होगा, उसके बाद फ़ौज से भी मुलाकात भी हो सकती है, बात भी हो सकती है, मुज़ाकरात भी हो सकते हैं। इस स्टेटमेंट को बहुत से हल्के मुख्तलिफ नाम दे रहे हैं। कोई इसको सदी का सबसे बड़ा यू टर्न कह रहा है, कोई सियासी कलाबाजी कह रहा है, कोई कह रहा है कि नून लीग ने हथियार डाल दिए हैं, कोई ये कह रहा है कि जो बिलावल भुट्टो जरदारी ने स्टेटमेंट्स दिए हैं IG के मामले पर रिपोर्ट्स के साथ और जिस तरह से उनकी इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो मामलात हैं वो कुछ बेहतर दिखाई देते हैं, उसके बाद शायद अंडर प्रेशर आ गई है नून लीग और इस वजह से उन्होंने भी इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत के लिए इंदिया दिया है। लेकिन क्या वाकई ये नून लीग की हार है? क्या वाकई ये उनका एक यू टर्न है या फिर ये सियासी पुख्तगी का सबूत है? क्या इसका ये भी एक पहलू हो सकता है? इसके हवाले से भी बात करना बड़ा ज़रूरी है कि जिस पॉइंट पर हम आ चुके हैं, हमारी सियासत आ चुकी है, क्या उससे निकलने का यही एक रास्ता है कि जिसका नाम अब नेशनल डायलॉग की सूरत में लिया जा रहा है? क्या तमाम जमातें, स्टेक होल्डर्स इसके लिए तैयार हैं या नहीं? क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी ने इस हवाले से क्या कहा वो आपको सुनवा देते। जहाँ तक फौज से बातचीत की बात है, वो PDM की प्लेटफॉर्म ने अगर बातचीत करनी है वो प्लेटफॉर्म फैसला करे। वो तो तैयार हैं, लेकिन वो कहते हैं कि PDM के थ्रू बात होगी। कमोबेश मरीम नवाज ने भी कल यही बात की थी। इस सारी सूरत हाल में क्या सियासी करवट बदलने जा रही है या नहीं, इस पर बात करते हैं जनाब। आप सबको खुशामदीद कहते हुए साथ ही साथ ये भी बता दूं कि आज वाक़फ़ाने हाल की बड़ी खबर भी है हमारे पास, तो वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। एक स्पेशल गेस्ट भी हमारे साथ होंगे। इमरान साहब, पहले आपकी तरफ आते हुए, नून लीग ने हथियार डाल दिए हैं, यू टर्न है, क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समीना, ना तो नून लीग ने हथियार डाले और ना ये यू टर्न है। ये एक बहुत सोची समझी हिकमत अमली है। अच्छा। आप देखें, मियाँ नवाज शरीफ को तो पता है कि वो बाहर है और उनका आना यहाँ मुश्किल है, इसलिए वो खुल के क्रीज से निकल के अपनी तरफ से छक्के मार रहे हैं। अब आ जाते हैं बाकी मुस्लिम लीग नून और मरियम नवाज और इनकी पॉलिसी। मफामती चैंपियन मियाँ शहबाज शरीफ और उनके बेटे हमजा शहबाज वैसे जेल में। अब मरियम नवाज ने किया क्या? मुस्लिम लीग नवाज ने बड़ा सोच समझ के ये फैसला किया, ये हिकमत अमली बनाई है कि जनाब देखें, जंगों के फैसले भी बिलाखिर टेबल पे होते हैं। हाँ। तो हम अपने लिए रास्ते बंद ना करें। उनके पास ये एक बड़ी मिसाल मौजूद है MQM की कि जब कराची में हालात इतने ख़राब हुए कि उनका वोटर भी उनसे नाराज़ हो गया और वो PTI की तरफ मुड़ गया, तो नून लीग ये नहीं चाहती कि उनका वोटर सपोर्टर भी इतना नाराज़ हो जाए या इतना नाला हो जाए उनके किसी बयान से कि वो भी दूसरी ऑप्शन सोचने पे मजबूर हो जाए। क्योंकि अगर आप मुस्लिम लीग नून की सियासत पे या उसके वोटर और सपोर्टर की आप तरबियत पे गौर करें, उनकी तबीयत पे गौर करें, तो वो ना तो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव सियासत करने वाले हैं, ना ही वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव सियासत को पसंद करने वाले हैं। इसलिए मुस्लिम लीग नून ने हिकमत अमली ये बनाई है कि प्रेशर भी डालते रहो और हुकूमत को इतना अंडर प्रेशर कर लो कि वो हमारे मुतालबात मानने पे मजबूर हो जाए। अब उन्होंने जो ये मुतालबा है कि जनाब हुकूमत पहले ख़त्म की जाए, तो ये एक बड़ी अच्छी उनकी लाइफ। आपको लगता है कि ये बाय प्लान ऐसे उसकी आखिरी उसी मेरी आखिरी बात सुन ले कि मैं क्यों कह रहा हूँ ऐसा कि इतना बड़ा मुतालबा कर दो कि बाकी चीज़ें छोटी छोटी होके एक तरफ हो जाए। ठीक, हिलाली साहब का भी लेते हैं मौके। हिलाली साहब, आपको क्या लगता है? पहले तो यही कह रहे थे हमने नहीं फौज से बात करनी क्योंकि फौज को तो सियासत में मुदाखलत करनी ही नहीं चाहिए। अब इस बयानिए में जो लचक नजर आ रही है उसकी वजह आपको क्या नजर आती है? हाफिज हुसैन जो एक ज़माने में सेनेटर थे JUI के, उन्होंने कहा है कि इसने यू टर्न किया है और बूट चाट रही है। ये उसके अल्फाज थे कि आर्मी को कहना कि गवर्नमेंट को हटाओ, उसका माने ये है कि बिल्कुल यू टर्न किया, आर्मी इंटरवेंशन वो चाहती हैं और उनके मुताबिक ये बूट चाटना होता है। समीना, मैं ये सब भूल जाएं, ये छोटे छोटे आर्ग्यूमेंट्स, एक्चुअली थोड़ा सोचिए हो क्या रहा है और नवाज शरीफ कर क्या रहा है। ये अपोजिशन जो है ये पूरी दुनिया को बताना ये चाहता है
कि पाकिस्तान में मिलिट्री जो है, इस्टेब्लिशमेंट जो है, वो उनका कारोबार है गवर्नमेंट को बनाना और गवर्नमेंट को निकालना। ये उसका पहला मकसद है। और इसका मकसद इसलिए है कि वो चाहता ये है कि दुनिया को ये बताएं, दुनिया से ये बिलीव करवाएं और पाकिस्तान के अंदर पब्लिक और इदारों के बीच में एक वेज ड्राइव करें। ये कहते हैं 5th जनरेशन वॉर एक लिहाज से, और ये हमारे दुश्मन का भी नैरेटिव है, हमारा दुश्मन हिंदुस्तान, कि पब्लिक और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान आप एक वेज डालें और ये वेज पाकिस्तान को नुकसान देगा, कमज़ोर करेगा। मैं समझता हूँ कि ऑपोजिशन, ये ऑपोजिशन जो है ये पावरफुल ऑपोजिशन है, और ये जो इनका गोल है ख़ास तौर नवाज शरीफ का, ये बड़ा डेंजरस गोल है। मैं फ़िक्रमंद हूँ और मैं समझता हूँ हम इस गोल को इग्नोर नहीं कर सकते। अच्छा, हाँ, मुझे पता है कि मुनाफिकत ऑपोजिशन के स्टांस है। मिसाल के तौर पे वो कहते हैं कि हम सिर्फ पब्लिकली बात करेंगे फ़ौज के इस्टेब्लिशमेंट के साथ, मगर हमें पता है कि 2 बार ज़ुबैर को उन्होंने भेजा खुफिया बात करने इस्टेब्लिशमेंट के साथ, और जब वो कामयाब ना हुआ, उनको कुछ नहीं मिला, तो फिर वो ये बातें करने लग गए कि हम सिर्फ पब्लिकली बात करेंगे उनके साथ। ठीक, अभी कल के इंटरव्यू में भी उन्होंने कहा है कि कुछ राब्ते हुए हैं। सही, चलिए हिलाल साहब, मैं अभी दोबारा भी आती हूँ और इस पर हम मजीद भी बात करते हैं। आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो बड़ा करीब तर लग रहा है गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इस वक्त फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने हमें ज्वाइन कर लिया है, जिन्होंने हाल ही में एज ए स्पोक्स पर्सन पंजाब गवर्नमेंट भी ज्वाइन कर लिया है। तो उनसे बात करते हैं और मजीद गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू भी जानते हैं। बहुत शुक्रिया फिरदौस आशिक अवान साहिबा, थैंक यू सो मच, और एक दफ़ा फिर से मुबारकबाद कि आपने एक दफ़ा फिर से एक नया चार्ज संभाल लिया है। उसके बाद पहली दफ़ा हमारी आपसे बात हो रही है। बाकी पॉलिटिक्स पे तो हम आते ही हैं ज़ाहिर है मैडम, लेकिन पहले थोड़ा सा इस हवाले से ज़रूर बात करूंगी जिसका आप जिक्र भी कर रही थी कि स्पेशली हफ्ता रहमतुल्लिल आलमीन मनाया जा रहा है पंजाब गवर्नमेंट के अंडर भी, और उसके लिए स्पेशल तकरीबात का भी इनेकाद किया गया है। कुछ इस हवाले से हमें ब्रीफ सा बताइए, फिर आगे चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपको और हलाली साहब, आपको मेरा सलाम। चूँकि ये आपके प्रोग्राम में जो बहुत ही अहम मैसेज, जो पब्लिक सर्विस मैसेज भी है, और हम सब के ईमान को ताज़ा रखने के लिए अच्छा ज़रूरी है कि जो वज़ीर आला पंजाब का इनिशिएटिव है कि पंजाब के अंदर हफ्ता शान मुस्तफ़ा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाया जाए, क्योंकि रबीउल अव्वल का बाबरकत महीना है और कोविड-19 ने दोबारा से सर उठाना शुरू किया हुआ है। तो एक तरफ हम रहमतें समेटें, दूसरी तरफ हम दुआएं भी करें, और इस बाबरकत महीने के अंदर हम अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान को दुनिया भर में उजागर करें। अगरचे कि हमें उनकी शान को बयान करने का हम जैसी न चीज़, हम तो हक अदा ही नहीं कर सकते, बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन जाहिर है हमें अपनी अकीदत और मोहब्बत दिखानी है ताकि लोगों को एहसास हो कि वो हमारे लिए क्या शान, क्या मतलब रखते हैं। बिल्कुल, जिनकी शान को अल्लाह ने बयान किया हो, वो क्या आप और हम कैसे बयान कर क्या बयान कर सकते हैं। हमारा इतनी औकात ये है कि सही। फिरदौस आशिक अवान साहिबा, आपका भी वक्त बड़ा कीमती है, तो मैं भी चाहूंगी कि ज़रा हम आपसे जल्दी जल्दी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लें, स्पेशली जो इस वक्त पॉलिटिकल सिनेरियो बड़ा गर्म है मुल्क में। सबसे पहले तो जैसे आर्मी से बातचीत की बात हो रही थी, आप सब लोगों की तरफ से जो नून पर आ रहा था इल्ज़ाम वो ये कि इन्होंने यू टर्न ले लिया है, तो आप समझते हैं कि मुज़ाकरात की तरफ आना ये तो खुशाइंद है हुकूमत के लिए कि अच्छा है कि सारी जमातें मुज़ाकरात की मेज़ पर आ जाएं, कोई क्राइसिस से निकल सकें, इसमें बुराई क्या है? इसमें सिर्फ एक मैं आपके सवाल के जवाब से पहले ये कहना चाहूँगी कि ये हमारा 16 से 22 तक का जो हफ्ता शान मुस्तफ़ा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, इस हफ्ते में हमें आपका और आपके चैनल का भरपूर तावन दरकार है, क्योंकि
आपके प्रोग्राम में भी कोई सेगमेंट जो है उनके उसवा हसना और सीरत नबी के हवाले से होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जो आपने सियासी अखाड़े के अंदर जो चल रहा है बयानिया, उसकी बात की है, तो देखें ये एक बड़ा तकलीफ दे इस वक्त लम्हा है कि जिसमें हम ये समझ रहे हैं कि PMLN की क़यादत जो है, ख़ुसूसन मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा जो हैं, वो तहैया कर चुकी हैं कि उन्होंने या तो इक़्तिदार में आना है, हुकूमत में रहना है, या फिर किसी और को भी नहीं रहने देना, और फिर हालात इस नहज पे ले जाने हैं कि पाकिस्तान के अंदर अफरा तफरी, इंतशार और ये जो ओवरऑल इंस्टेबिलिटी है उसको जन्म देना है। अभी मैं आपको बड़ी ज़िम्मेदारी से ये बताने लगी हूँ कि मरियम बीबी की और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जो मीटिंग हुई है, इसमें इन्होंने बिलावल को ये बावर करवाने की कोशिश की है कि अगर गिलगित बल्तिस्तान में PTI जीत जाती है तो ये उस रिज़ल्ट्स को मानेंगे नहीं, और असेंबली में उसका इनके जो मेंबरान हैं वो ओथ नहीं लेंगे, हलफ नहीं लेंगे, और अल्टीमेटली एनार्की फैलाएंगे, और जिससे CPAC को जैम किया जाएगा, और CPAC जैम करके हम मुजाहरे करेंगे, फ़िरका वाराना फसादात होंगे, और इस किस्म का अफरा तफरी और बहाम और इंतशार का ये बयानियाँ लेके चल रहे हैं, और जिससे पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम करने की ये एक स्ट्रेटजी बना रहे हैं। इनका मकसद सियासत में हमें नुकसान पहुंचाना नहीं, इनका मकसद रियासत के मफाद को नुकसान पहुंचाना है। तो हमारा बार बार एक ही बयानिया है कि आप सियासत और सियासतदानों का जो खेल है उसमें रियासत को ना डालें और रियासत के मफादात को दाव पे ना लगाएं। और ये तो आपने बड़ी खतरनाक बातें की। वैसे हम तो सुन रहे थे कि बिलावल उसके साथ उन्होंने हुकूमत बनाने की बातचीत की गिलगित बल्तिस्तान में, और बिलावल ने शायद कोई इतना ज़्यादा उन्हें पॉजिटिव रिस्पांस भी नहीं दिया, लेकिन आपने तो अलग खबर दे दिया हमें कि जी वो तो कुछ और ही प्लान कर रहे हैं। तो हुकूमत ने क्या प्लान किया, फिर क्या करना है अब आप लोगों ने इनके साथ? वो तो कह रही है कि हम फौज के साथ भी बात करने के लिए अब तैयार हैं। देखिए, मरियम नवाज का जो बयानिया है कि वो उनका मैंडेट गिलगित बल्तिस्तान में चोरी किया जा रहा है। आपको पता है कि 24 सीटों में से सिर्फ 7 सीटों पे इनके लोग इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं और बाकी जगहों पे इनके कैंडिडेट्स ही नहीं हैं। तो जहाँ कैंडिडेट्स ही नहीं हैं वहाँ इनके मैंडेट को किसी ने क्या करना है। रही बात यह कि अब इन्होंने पैंतरा जो बदला है, तो ये गैर जमहूरी जो इनकी सोच है उसकी उन्होंने झलक दिखाई है। और उन्होंने ये कहा है कि जो वोट को इज्जत देने का नारा था वो तो हमें चाहिए था ब्लैकमेलिंग के लिए, अदारों को कमज़ोर करने और मुतनाज़ा बनाने के लिए। तो अब जब हमने सारे ही दाव पेच लड़ा रही है और हम नाकाम हो गए और गिलगित बल्तिस्तान के अंदर इनकी अपनी जमात के लोगों ने इनका बयानिया मुस्तरद कर दिया और इनसे टिकटें वापस करके अपने आप को इनके जंगल से आज़ाद करा लिया, इनकी सियासी गुलामी से निजात हासिल की, फिर दो साहब अब वो हर वो कदम उठाने पे मजबूर है जो डायलॉग हो या पस पर्दा या चोर दरवाज़ा, कोई भी किसी तरीके से भी कोई उसका हाथ थाम ले। अच्छा, फिरदौस आशिक साहिबा, इमरान याकूब बात कर रहा हूँ। पहले तो आपको ये बड़ी मुबारक हो कि कल GNN को इंटरव्यू देते हुए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने आपके हवाले से ये कहा कि बिल्कुल भी उन्हें करप्शन के पे नहीं निकाला गया था, उसकी दूसरी वजूहात थी। तो जो लोग आपके हवाले से ऐसी बातें कर रहे थे उनके मुंह बंद हो जाने चाहिए। दूसरी बात, सवाल मेरा ये है कि आपके वफाकी वज़ीर जो हैं फवाद चौधरी, वो ख़ुद भी कह चुके हैं कि इस वक्त नेशनल डिबेट की, डायलॉग की ज़रूरत है। तो आप क्या समझती हैं कि हुकूमत का मौक़िफ़ क्या है इस वक्त? नेशनल डायलॉग की ज़रूरत है? आपकी ज़ाती राय इस हवाले से क्या है? देखिए, डायलॉग तो हमेशा किसी भी क्राइसिस के अंदर डायलॉग इज़ दी ओनली वे फॉरवर्ड। जितना बड़ा मर्जी चैलेंज हो, क्राइसिस हो, कोई ना कोई बहाम हो,
उसको दूर करने का तो वाहिद ज़रिया और तरीका डायलॉग है। इससे तो कभी हमने इनकार नहीं किया, लेकिन देखना यह है कि डायलॉग किससे किया जाए और उस डायलॉग के TORs क्या हों। डायलॉग का जो एजेंडा और TORs हैं वो सिर्फ और सिर्फ शरीफ ख़ानदान का अपनी करप्शन बचाने का एजेंडा है। और अगर कहीं अवामी एजेंडे पे बात हो, कोई अवाम के रिलीफ की बात हो, कोई लीगल रिफॉर्म्स की बात हो, कोई इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात हो, कोई इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बात हो, तो हुकूमत इनके साथ डायलॉग करने के लिए तैयार है। नहीं, लेकिन फिर दो पॉइंट एजेंडा, लेकिन फिर किसी की जात का मफाद है तो वो कानून डायलॉग करेगा, हुकूमत नहीं करेगी। नहीं, लेकिन फिर दो साहब अपोजिशन तो आपके साथ डायलॉग करने की बात नहीं करते। वो तो कहते हैं जी हुकूमत को हटाया जाए और PDM ये फैसला करेगा कि फौज के साथ डायलॉग करने हैं या किसके साथ करने हैं। इस पे आप क्या कहना बल्कि शर्त है उनकी कि पहले हुकूमत घर जाए। नहीं तो ख्वाहिशात पे तो हुकूमतें ना बनती हैं ना घर जाती हैं। हकायक और जो आइनी और कानूनी आपके फोरम्स हैं वही हुकूमतें बनाते हैं और वही गिराते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, एक बात मुझे और बता दीजिए, आपके इत्तेहादी पे बड़े नाला रहते हैं। काफ लीग पंजाब में बड़ा अहम इत्तेहाद है आपके साथ उनका, आप चूंकि इस वक्त पंजाब को भी रिप्रेजेंट कर रही हैं। वो कहते हैं आप लोगों का रवैया ठीक नहीं है, कोई मुशावरत नहीं होती, कोई समझ बूझ नहीं है और चीज़ों में हमारे ऊपर जो इनके गलत फैसले उनका बोझ हम पर भी आता है। तो उनके तहफ़्फ़ुज़ात कितने जायज़ हैं? उनसे कोई राजी रुज़ा करना है कि नहीं करना? देखिए जो PMLQ की लीडरशिप है, खसूसी तौर पे चोई शुजात साहब, उनकी सेहत के लिए मैं दुआगो भी हूँ और मैं हॉस्पिटल उनका इयादत के लिए भी हो के आई थी। इसमें तो कोई शक नहीं कि चोई शुजात का पाकिस्तान की सियासत में बुर्दबारी, तहम्मुल मजाजी, रख रखाव, वज़ादारी उनका कोई सानी नहीं है। लेकिन अब देखना ये है कि नाराज हैं वो इस पूरे नहीं, वो असल में जो भी कहते हैं हमारी हमदर्दी में कहते हैं। वो जो भी उनकी एडवाइस आती है उसका मकसद ये होता है कि जो क्राइसिस आने वाले दिनों में वो भांप लेते हैं तो उनको अवॉइड करने के लिए अपनी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आपके तो चौधरी बरादरान कोई आपके चौधरी बरादरान से खुद भी अच्छे ताल्लुकात हैं, तो आप क्या कोशिश करेंगे कि पंजाब हुकूमत और चौधरी बरादरान के दरमियान जो गलत फहमी है वो दूर हो सकें? देखिए हमारे दरमियान कोई गलत फहमी नहीं है। वज़ीर आला पंजाब जो हैं वो चौधरी बरादरान को हर फोरम पे साथ ले के चलते हैं, उनसे मुशावरत होती है और हर कानून साजी हो, पॉलिसी साजी हो या कोई भी ऐसा मेगा प्रोजेक्ट या इवेंट जो है उसमें वो हमारे साथ एक इत्तेहादी की हैसियत से हमेशा। जाते जाते डॉक्टर साहिबा एक गलत फहमी और हमारी दूर कर दीजिए। कल एक गलत फहमी आपके बयान से भी हो गई थी, आपने कहा था वजीर आजम के कहने पर आर्मी चीफ ने बिलावल को फ़ोन किया, बाद में शहबाज गिल साहब को तरदीद करनी पड़ गई। वो कह रहे हैं आपका ज़ाती ख्याल या तज्जिया हो सकता है। वो ख्याल था आपका, तज्जिया था क्या? आपने ये बात क्यों कह दी जिसकी तरदीद आ गई वजीर आजम हाउस से? देखिए ये आउट ऑफ कॉन्टेस्ट उसको चलाया भी गया और उसके हवाले से कुछ रिजर्वेशंस मेरी भी हैं, लेकिन जो उसका पर्पस था वो फ़ौज वफाकी इदारा है और हर वफाकी इदारे का सरबराह वज़ीर आज़म है और हर सरबराह वज़ीर आज़म के ताबे है और वज़ीर आज़म की मर्ज़ी जो है हर एक इनिशिएटिव में शामिल हाल रहती है। कुछ बैकग्राउंड में होते हैं, कुछ फ्रंट पे होते हैं, उनको बाईपास करके कोई वफाकी इदारे का कोई सरबराह खुद से कोई इनिशिएटिव नहीं लेता और इसको सियाको बाग से हट के चलाया गया था। और लेकिन ये कि इस से कोई इनकार नहीं कर सकता कि फ़ौज वफाक का एक ऐसा इदारा है जिसका हेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान करते हैं और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो हैं उसके ज़ाहिर कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशनल हेड है।
बिल्कुल ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा हमारे साथ मौजूद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक और पंजाब हुकूमत की तर्जुमान अभी हाल ही में मुकर्रर हुई हैं। बहुत कुछ है जी अभी आगे प्रोग्राम में भी, और इसके साथ साथ एक वाक़फ़ान हाल की बड़ी ख़बर भी है जिसके बारे में फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने अपनी खबर दी है, लेकिन इमरान साहब के पास अपनी खबर है, तो वो भी आपके साथ शेयर करेंगे आफ्टर एक शॉर्ट ब्रेक। तो हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। जैसा कि बात हो रही थी कि पॉलिटिकल क्राइसिस का हल क्या होना चाहिए, नेशनल डिबेट की भी कुछ लोग बात कर रहे हैं। नेशनल डिबेट कैसे हो, किस तरह हो, कैसे तमाम सियासी जमातें, इदारे, स्टेक होल्डर्स बैठे एक मेज़ पर और अपने अपने मामला तय करें, क्या वाकई ये हल हो सकता है? हिलाली साहब से पूछना है। हिलाली साहब, आप भी बता रहे थे कि आपको बड़ी तशवीश है कि जो बयानिया अपोजिशन ने अपना लिया है इससे नुकसान हो सकता है रियासत को, तो आप क्या समझते हैं अब इस क्राइसिस का फिर हल क्या है? क्या वाकई कोई डायलॉग करके हल हो सकता है? देखिए, जब एक पॉलिटिकल पार्टी अपने मुल्क के ख़िलाफ़, अपने इदारों के ख़िलाफ़ ये 5th जनरेशन का जंग शुरू करता है और उसका मकसद ये होता है कि अवाम और इदारों के ख़िलाफ़ एक गैप पैदा करें और कमज़ोर करें, मेरे ख़्याल में ये बहुत ही, ये आई एम सॉरी, ये इनटॉलरेबल है। मगर इनको थोड़ा सा फ़िक्र है, मगर ये है बड़ा डेंजरस, और मैं नहीं समझता कि हम लोगों को समझना चाहिए कि ये कुछ नहीं होगा, इससे होगा। ये एक बड़ा डेंजरस गेम है, और अगर इस्टेब्लिशमेंट, और मेरे ख़्याल में इस्टेब्लिशमेंट परेशान है, परेशान का मतलब वरीड है कि वो सोच रहे हैं कि भाई ये किधर तक जाएगा। अगर यही है, 3 पार्टीज़ मिलके अगर उनका एजेंडा यही है कि स्टेट को वीकन करें, तो फिर बात करने का वक्त आ गया है। अब उनको अप्रोच करके बात शायद करना चाहिए, इसलिए कि अगर उनका भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें तो फ़र्क पड़ता है जो लोग इस मुल्क में हैं और इस मुल्क में इधर हैं। मिसाल के तौर पे ये बिलावल भुट्टो साहब ने तो तारीफ़ किया है इस्टेब्लिशमेंट को कि उन्होंने ठीक तरीके से एक रिपोर्ट निकाला, वो खुश थे आईजी के बारे में। हाँ। मगर नवाज शरीफ साहब ने बड़े खुले अल्फाज में रिजेक्ट किया है और कहा है बिल्कुल बकवास है, झूठ है, और जो एक्चुअल लोग हैं जिनको पकड़ना चाहिए उन्होंने नहीं पकड़ा। मौलाना फजल रहमान कहते हैं वैसे नाम नहीं लेना चाहिए। मगर मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, 20 कोर्ट्स बन गए हैं 15 जनवरी तक। मैं आपको बताता हूँ 15 जनवरी तक ये ट्रायल्स फाइनलाइज हो जाने चाहिए। ये सब शरीफ जो इस वक्त जेल में हैं, इनके ट्रायल्स फाइनलाइज हो जाना चाहिए। तो इनको वक्त है बिटवीन नाउ एंड 15th जनवरी। क्या 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 हालत करते हैं। जैसे फिरदौस आशिक अवान ने सही कहा कि भाई अगर आपके पास 14 सीट्स में से सिर्फ 7 कैंडिडेट्स हैं, तो आप कैसे जीत सकते हैं इलेक्शन? हाउ कैन यू विन द इलेक्शन? आप जीत तो नहीं सकते ना। तो कहने की बात यह है कि अब, मगर मैं समझता हूं इनका टैक्टिक्स का असर हुआ है, एस्टैब्लिशमेंट पे असर हुआ है और बातचीत वाकई हो रहे हैं। ठीक, यानी ऑपोजिशन दबाव जो डालना चाहती थी मेज पर लाने के लिए, वो दबाव डालने में वो कामयाब हुए हैं, ये आप मानने के लिए तैयार हैं। ठीक है, करेक्ट, ठीक। चलिए मैं इस पे इमरान साहब का भी कमेंट लेती हूँ। इमरान साहब, फिर इसका मतलब है हिकमत अमली कामयाब रही अपोजिशन जमातों की, या पीडीएम कह लें आप, इस फेज़ में तो वो कामयाब ठहरते हैं अगर वो बातचीत के लिए, डायलॉग के लिए ले आते हैं उन्हें मेज़ के ऊपर। आपको ये प्रैक्टिकल लग रहा है? जैसे फवाद चौधरी साहब ने, आपने खुद जैसे फिरदौस साहिबा से सवाल। देखिए, बात ये है कि सियासी जमातों का तरीक़ाकार ये होता है, सियासतदानों का तरीक़ाकार ये होता है, वो इसी तरह के मामलत करते हैं। उनकी कामयाबी इसमें होती है कि वो मुखालिफ फरीक को उस सतह पे ले हैं कि उनका मुतालबा मानने पे वो मजबूर हो जाएं। उन्होंने इसीलिए, मैं समझता हूँ पीडीएम ने टारगेट ही सिर्फ एक रखा है। उन्होंने कहा जी सिलेक्टेड हुकूमत, सिलेक्टेड हुकूमत, सिलेक्टेड हुकूमत, ताकि वो इसको इतना, वो कहते हैं ना, झूठ भी बोलो तो इतने ज़ोर से बोलो कि अगला उसको सच समझने लग जाए। तो ये अपोजिशन की स्ट्रेटजी जो थी वो जैसी भी थी, ये अलग एक डिबेट है कि वो ठीक थी या गलत। लेकिन अभी ये तय तो नहीं हो गया कि डायलॉग वो करने के लिए तैयार है, या कोई एस्टैब्लिशमेंट इनसे हाथ मिलाने के लिए बात समझे समीना, जब आपके, अब एक बात सुने कि
जब आपकी अपोजिशन लीडर ये कहने लग गए कि जी हमें आ रहे हैं पैगामात, और फिर उधर से भी पता हो कि राब्ते हो रहे हैं, और फिर तीसरी बात ये सबसे बड़ी कि हुकूमती वज़रा, वफाकी वज़रा भी ये इस बात तरह के बयान देना शुरू हो जाएं कि जी डिबेट की ज़रूरत है, ये उस वक्त समझ में पीछे कुछ खिचड़ी पक रही है। हाँ जी, इसलिए ये ऐसा नहीं होता कि जो काम आपको सामने नजर आ रहा है पीछे पीछे, तो हिलाली साहब खुद आपको पता है सारी जिंदगी ये काम करते रहे हैं, यहाँ पीछे बहुत चीजें पकती हैं, पीछे बहुत चीजें पकती हैं, और जो चीजें पकती हैं वो वाकफान हाल खूब जानते हैं। और वाकफान हाल ने ये भी खबर दे दी है बड़ी कि बिलावल और मरियम की जो एक अहम मुलाकात हुई है गिलगित में, उसमें क्या बातचीत हुई है, और ये खबर हम इमरान साहब से ही लेंगे। इमरान साहब, ये क्या अंदरूनी कहानी सामने आई है? ये समीना हमारे वाकफान हाल ने जो स्टोरी सुनाई है, जो सरीना होटल गिलगित में मरियम नवाज की और बिलावल भुट्टो की मुलाकात हुई है 1-on-1, उसमें सबसे अहम बात तो ये है कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने आसिफ अली जरदारी का पैगाम दिया मरियम नवाज को, और मियाँ नवाज शरीफ का खुसूसी पैगाम जो बिलावल के लिए था वो मरियम नवाज ने दिया, और उन दोनों ने अपने वालिद की तरफ से एक दूसरे को जो है खैर सगाली के पैगाम दिए, और फिर दूसरा उन्हें स्ट्रेटजी बताई है कि आगे अब हमें मिलकर कैसा करना चाहिए। और हमारे वाकफान हाल के मुताबिक मरियम और बिलावल भुट्टो ने इस मीटिंग में ये तय किया कि वो एक ही एजेंडा होगा उनका मुस्तकबिल में भी, कि किस तरह से इस हुकूमत को हटाया जाए, और पीडीएम में जो ये अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि पीडीएम में शायद कोई इख्तलाफात हैं या इस तरह की बात है, इसको किस तरह से निगेट किया जाए। और इस बात पे उन्होंने एक दफ़ा फिर साथ रहने का फैसला किया है कि पीडीएम को मजबूत करके हम हुकूमत के ख़िलाफ़ अपनी जो तहरीक है उसका टेम्पो मज़ीद तेज़ करें। तो आपको नज़र आएगा कि अब आने वाले दिनों में जो जलसे हैं उसमें ये मुतालबा मज़ीद ज़ोर के साथ वो करेंगे। और बाकी मैं फिरदौस आशिक अवान साहबा की इस बात से मुत्तफिक नहीं हूँ सी पैक के हवाले से, क्योंकि आप इस बात को समझ लें कि सी पैक के हवाले से तो हर जमात क्रेडिट लेती है। पीपल्स पार्टी तो कोई भी नहीं चाहेगी, हाँ, पीपल्स पार्टी कहती है कि वो हमारा प्रोजेक्ट है, मुस्लिम लीग नून उसका क्रेडिट लेती है, और पीटीआई या वैसे ही। इसलिए ये जो मामलात हैं उस तरह से नहीं है। बिल्कुल ठीक है। चलें जी, वाकफा बड़ी खबर आ गई है, सियासी सफबंदियां क्या होने जा रही है आइंदा आने वाले दिनों में हमारी नजर है। गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन इस सिलसिले में बड़ा एक अहम किरदार अदा करने जा रहा है, और उसका फैसला भी जो आएगा वो भी जाहिर है हमारे तज्जियों में शामिल रहेगा। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, वापस आते हैं तो कुछ इस हवाले से भी गुफ्तगू बड़ी ज़रूरी है कि कोरोना की जो दूसरी लहर है वो बड़ी तेज़ी से फैलती नज़र आ रही है, उसके लिए क्या हुकूमत की हिकमत अमली एक दफ़ा फिर से पहले की तरह कामयाब ठहरेगी या नहीं, क्या होने वाला है, क्या फैसले लेने चाहिए। ब्रेक के बाद कोरोना के केसेस में रोज़ बरोज़ इजाफा नज़र आ रहा है। दूसरी लहर जिसका खदशा जाहिर किया जा रहा था वो जाहिर है कि अब नज़र आ रहा है कि शुरू हो चुकी है, बल्कि जारी है। इसके तहत हमने ये भी देखा कि अमवात की शरह में भी इजाफा हो रहा है, और कल 37 अफराद जो हैं वो कोरोना की वजह से जाँ बहक हुए हैं, जबकि केसेस नंबर ऑफ़ केसेस भी जो है एक्टिव केसेस की तादाद भी बढ़ गई है। इसके बाद वफाकी हुकूमत ने कुछ आम फैसले तो किए हैं, लेकिन क्या कुछ मज़ीद फैसले करने की ज़रूरत है या नहीं, बात करते हैं इसी हवाले से। इमरान साहब, अभी तक तो जो इनकी स्ट्रेटजी थी जो पहली लेयर में हमने देखा, तो वो तो हमें लगा कि इन्होंने कामयाबी से बहरहाल उसको शिकस्त दी कोरोना को, लेकिन आपको लगता है कि वही स्ट्रेटजी दोबारा फॉलो करने की ज़रूरत है सेकंड लेयर के लिए? मैं तो ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि स्ट्रेटजी तो थी कोई नहीं। अच्छा। अल्लाह ने कोई ख़ास मेहरबानी की, रहम किया, अल्लाह को रहम आ गया, और हमारे यहाँ की कौन सी स्ट्रेटजी थी, कहाँ पे था। अब भी ये है कि इन्हें चाहिए था, चले अगर पहली दफ़ा ही वो उस तरह से नहीं कर पाए और क्रेडिट लेते हैं, तो इस दफ़ा तो इस तरह से कर लेते कि क्रेडिट भी ले सकते। मैं समझता हूँ कि हुकूमत को चाहिए कि इसको सीरियस ले। सारे बाहर के इदारे तारीफें कर रहे हैं, आप कह रहे हैं बड़ी अच्छी बात है, तो वो अगर तारीफ कर रहे हैं इसलिए कि यहाँ तादाद कम रही है। मुझे चले आप बता दें ऐसी कौन सी स्ट्रेटेजी थी जिसको आप बड़े सराह सकते हैं, यहाँ तारीफ। सॉफ्ट लॉकडाउन किया, जहाँ केसेस थे उन्हें कंटेन किया, जगह को कहाँ किया, मुझे तो लॉकडाउन नहीं था। नहीं, मुझे तो कहीं वो नजर नहीं आया ऐसी कोई चीज जहाँ पे रश नहीं होना चाहिए था, वहाँ हर जगह पे रश था। जितने भी मरीज थे सबको एंटरटेन किया ही गया ना, कोई सड़क पे तो नहीं मर गया कि जी कोरोना का मरीज था। यहाँ अल्लाह का शुक्र अदा करें कि उतना सख्त था ही नहीं, उतना सीवियर था ही नहीं, उतना लीथल था ही नहीं। ये अल्लाह का शुक्र करें। ये इनकी स्ट्रेटेजी तो ये है हुकूमत और अपोजिशन दोनों की, कि ये जलसे ही खत्म नहीं कर पा रहे। आप बात कर रही हैं दोनों तरफ से जलसे हो रहे हैं, दोनों तरफ से धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, आप स्ट्रेटेजी की बात करते हैं।
अब तो ये स्टेप लेने की वैसे भी जरूरत है। गिलगित बल्तिस्तान की इलेक्शन कैंपेन भी खत्म हो गई है, अब तो जलसे करने की जरूरत भी नहीं है। मेरा ख्याल है शायद ये लगा ही देंगे कोई पाबंदी जलसों पे। हिलाली साहब, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? सेकंड लेयर खुदा न खास्ता बहुत खतरनाक तो नहीं साबित हो जाएगी? SOP तो कोई फॉलो करता नहीं है यहाँ में से। देखिए 35 लोग हैं मेडिकल एंड डॉक्टर्स, 35 लोग लियारी अस्पताल में आउट ऑफ एक्शन है और आग की तरह फैल रहा है। स्कूल और कॉलेजेस अभी बंद होंगे और वायरस जो है वो म्यूटेट कर गया है। ये वो वायरस नहीं है जो पहले वेव में आया था। मास्क कोई पहनता ही नहीं है। मगर सबसे बड़ी बात अनफॉरगिवेबल माफ़ नहीं कर सकते वो ये है कि गवर्नमेंट भी जल्द से शुरू कर रहे हैं। आप यकीन कर सकते हैं कि गवर्नमेंट जल्द से कर रहे हैं इन अ पैंडेमिक। ऑपोजिशन को तो वो रोक नहीं सकते, इसलिए कि ऑपोजिशन कहते हैं कि इसलिए रोक रहे हैं कि हमें इन लोग अपना ताकत नहीं दिखाने देते हैं। पर तुम्हारी क्या ज़रूरत है भाई? यू आर इन गवर्नमेंट, फॉर गॉड सेक। दूसरी बात ये है कि इधर गली सड़कों रोड स्ट्रीट्स भाई पेट्रोल करो, रज़ाकार लगाओ, आपके टाइगर फोर्सेस लगाओ, पुलिस लगाओ, खुदा के लिए लोगों को रोको, मास्क बांटो। 70% अगर आप एक आदमी के साथ, अगर आप पे मास्क भी है और आप एक आदमी के साथ बात कर रहे हैं जिसके पास मास्क नहीं है, 70% चांस है कि आप इन्फेक्ट हो जाएंगे। मगर अगर दोनों के पास मास्क हैं तो 5% ऐसा कोई चांस होता है। बिल्कुल देखिए कितना फ़र्क है। और ये बड़ा इजी है मास्क, ये मतलब बहुत सस्ता है। हाँ सस्ता भी है, इजी है। आपने मास्क वेयर करना है, बाकी आप अपने काम करते रहे जैसे करना है। बिल्कुल लोगों को भी चाहिए इस सिलसिले में। देखो मैं तो अभी निकलता हूँ, मैं निकलता हूँ, ऑलवेज मेरे पास 1-2 मास्क होते हैं और जो मेरे से बात करता है मैं उसे कहता हूँ मेहरबानी से आपके पास मास्क, आपने मास्क नहीं पहना है तो मेहरबानी से मेरा नया मास्क प्लीज़ पहन ले। मैं तो ऑफर करता हूँ उनको। हर आदमी के पास 2-3 होने चाहिए ऐसे। ठीक। अब जी ये कुछ तजावीज़ भी NCOC ने तैयार की हैं दोबारा से कि जी मौसम सरमा की स्कूलों की छुट्टियां तालीमी इदारों की वो पहले कर ली जाएं, फिर से 6-7 बजे कुछ बंद कर दीजिए मार्केट्स वगैरह। देखते हैं इस हवाले से हतमी फैसला क्या होता है, लेकिन जो भी लेना है जल्दी लेना है और आवाम को फिर से साथ देने की ज़रूरत है। बिल्कुल आखिरी 1-2 मिनट रह गए हैं। एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या कश्मीर में पेश आया माँ बेटी के साथ ज़्यादती का, और इस हवाले से इमरान साहब कुछ ज़रूर बात करना चाह रहे थे। तो इमरान साहब खबर आ रही है मरकजी मुल्ज़िम भी मारा गया। बात ये है कि देखें, मैं समझता हूँ कि मोहम्मद बख्श जो ASI है, जिस पुलिस वाले ने ये जिस तरह से उस मुल्ज़िम को गिरफ्तार किया है उसको सल्यूट करना चाहिए। पूरी कौम को उसे सल्यूट करना चाहिए कि उसने अपनी बेटी को इस्तेमाल करते हुए मासूम बच्ची को भी अपनी बेटी समझा और उसने उस मुल्ज़िम को पकड़ा। पहली बात, सिंध हुकूमत ने उस बच्ची के लिए भी इनाम का ऐलान किया है और उस ASI के लिए भी कायदे आज़म पुलिस मेडल रिकमेंड किया, जो पुलिस का सबसे बड़ा एजाज़ है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो पुलिस जिस तरह से वो मरकज़ी मुल्ज़िम था रफ़ीक मलिक, जो उसको हलाक किया है, पुलिस क्यों डरती है ये कहने से? इनको तो चाहिए बांगे दहल के कि जी बिल्कुल हमने पुलिस मुकाबले में मारा है, ताकि लोगों को पता हो। अब पुलिस वही कहानी रटी रटाई कि जी हम लेके जा रहे थे, मुल्ज़िम का साथी आया, उसने फायरिंग की और वो उससे हलाक हो गया। पुलिस इसको ऑन करे कि जी हमने मारा है, इसलिए कि उसको तो लोगों मावरा अदालत कत्ल होगा। और मावरा कत्ल अदालत अब नहीं लोगों को पता, सबको पता है कि पुलिस नहीं मारा है। लेकिन आप जुल्म देखें हिलाली साहब, रोज़ाना सरकारी दादोशुमार के मुताबिक पाकिस्तान में रोज़ाना 11 केसेस होते हैं जिनसे ज़्यादती के। पिछले 6 साल में 22,000 केसेस रिकॉर्ड हुए हैं, यानी FIR हुई हैं। इससे कहीं ज्यादा वो होते हैं जिनकी FIR ही बेचारों की दर्ज नहीं होती। लेकिन जुल्म ये है कि इनमें से सिर्फ 77 को सजा हुई है, यानी 0.3% को। रेशो बहुत कम है और इसी वजह से शायद यही वजह लोगों को खौफ नज़ा का, इसीलिए ये जो मामला है ये थमने में नहीं आ रहा है। बहरहाल हम उम्मीद करते हैं कि इस पर जल्द ही जो कानून साजियाँ करनी है करें और कैफरे किरदार तक पहुँचाएं मुल्ज़िमान को। इसी पॉइंट के साथ नाज़रीन आज के प्रोग्राम से आपसे इजाज़त चाहेंगे। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।